उधर की चाहो तो उधर की ऑन। सही है। कर दे ऑन उस साइड की। बाकी बड़ी बड़ी तो ये फंसे रहते। बेटा आज वो टॉपिक शुरू करेंगे। सेल साइकिल। ठीक है। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। सेल साइकिल। क्योंकि बेटा ये भी टॉपिक रह रहा है तुम्हारा। मुझे याद आया है ना। तुम्हारा सेल तो हो गया था आई थिंक। लेकिन ये सेल साइकिल नहीं हुआ था अभी तक। है ना सेल साइकिल बायोमोलिक्यूल ये तो बचे हुए हैं। तो क्योंकि वो तो चलो लास्ट के टॉपिक है वो बाद में भी हो जाएंगे ये वाला टॉपिक होना जरूरी है। तो बेटा सेल साइकिल का मतलब क्या है आप जानते हो कि देखिए जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं। है ना। और जो सेल का डिवीजन है सेल साइकिल है ना हम उसको कहते हैं फिर उसको साइकिल को। तो ये बेटा इसमें क्या होता है दो चीजें आती हैं दो फेज आती हैं सेल के साइकिल में है ना। कौन कौन सी बातें आती हैं। एक आती है इंटरफेज जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं रेस्टिंग फेज। और एक आती है डिवीजन फेज या एम फेज। ये दो बातें आती हैं। तो देखिए ये जो इंटरफेज है ये पूरे सेल साइकिल का जो इंटरफेज है वो लगभग 95% पार्ट ऑफ सेल साइकिल। लगभग 95% पार्ट सेल साइकिल का ये बनाती है। बेटा ये टॉपिक चल रहा है सेल साइकिल। ठीक है। क्योंकि ये भी तो पीछे रह गया था ना। तो मैंने सोचा पीछे वाले उधर से ले लेते हैं। इंटरफेज यानी पूरे जो बेटा सेल साइकिल है उसका इंटरफेज कितना बनाती है 95% पार्ट। वैसे नाम इसका रेस्टिंग फेज है। लेकिन देख लो नाम रेस्टिंग फेज होते हुए भी है ना। और एनसीईआरटी में तुम उस चैप्टर पे चले जाना वो तुम्हें गोला सा भी खिंचा हुआ मिलेगा है ना? तो ये जो इंटरफेज है ये भी सब डिवाइडेड रहती है बेटा सब फेज में। है ना। डिवाइडेड हो रहती है। तो इसमें कौन कौन सी सब फेजेस पाई जाती हैं। एक होता है G1 एक S और एक G2 और ये एक M। ये जो तीनों हैं ये इंटरफेज की फेज है सब स्टेज है। ये बेटा G1 S G2 ये इंटरफेज में काउंट की जाती हैं और M एक अलग डिवीजन फेज हो गई। ठीक है। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है बताएंगे वो तो आगे। तो पहले हम ये इंटरफेज के बारे में बातें कर रहे हैं मतलब मैंने बताया था कि बेटा सेल साइकिल में दो पार्ट होते हैं एक इंटरफेज एक डिवीजन फेज। जब सेल डिवाइड करती है तो वो डिवीजन फेज हो गई। और पता है उस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को वो होती है इंटरफेज या रेस्टिंग फेज। नाम तो इसका रेस्टिंग है लेकिन इसमें मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होती है सेल। इंटरफेज में सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होती है क्यों। क्योंकि देखिए उसको डिवीजन डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ रहा है। जैसे आप एक बात बताओ आप नीट का एग्जाम तो एक दिन दोगे बस। लेकिन उसकी प्रिपरेशन पूरी साल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। है ना। ऐसे ही जो डिवाइड करेगी सेल तो डिवीजन का टाइम कम होगा लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो होगी पहले से वो ज्यादा होगी लंबे टाइम तक होगी। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक वो दिखाता हूँ सेल साइकिल खींच देता हूँ ड्रॉ कर देता हूँ।
बात नहीं। देखिए ये सेल साइकिल है, आप देख पा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये तो एम फेज हो गई। ये बात अलग है कि बेटा अभी तुम ये कह रहे हो कि सर अभी भी एम फेज काफी बड़ी दिखाती है आप, तो ये मत सोचो ना, साइज पे मत जाना है ना, वो तो बस वो दिखाने के लिए, क्योंकि वैसे तो इसके मुकाबले बहुत कम होती है। मैंने बताया ना, 95% पार्ट तो इंटरफेज है, बस 5% पार्ट ही डिवीजन फेज में होता है, एम फेज। और ये जो पूरी फेज है ये इंटरफेज में काउंट हो रही है, ठीक है ना। तो इसका ये सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आता है क्या होता है कि सीक्वेंस सेल साइकिल का। तो सीक्वेंस क्या है सेल साइकिल का? G1S G2M, है ना बेटा, ये सीक्वेंस है, G1S G2M। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस दौरान क्या क्या होता है। अच्छा, जो एम फेज है या डिवीजन फेज है उसको भी हमने देखना सब स्टेज बता दिए उसकी, जिनको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे बेटा। प्रोफेज सुने होंगे आपने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक मैंने एरो लगा के जी नोट भी दिखाया है साइकिल में अलग से, उस साइकिल में काउंट नहीं होता एक्चुअल में, बाहर है, बता दूंगा मैं क्या मतलब। तो देखिए बेटा होता क्या है, ये जो नाम है जीवन वगैरह, जैसे जीवन, जीवन फेज बेटा ये ग्रोथ, क्या है ये? ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज वन है ये। या फिर एक और नाम क्या बोल सकते हैं इसका हम, देखना, ये जो डिवीजन है एम फेज है, माइटोटिक डिवीजन है, इसके जस्ट बाद वाली फेज है या पहले वाली फेज है जीवन? साइकिल है ना पूरा, एक के बाद एक आ रही है। तो बताओ, डिवीजन के बाद में ही तो शुरुआत हो रही है इसकी, डिवाइड होकर के जब सेल आई तो जीवन में आएगी। तो इसको बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक। आज बच्चे बड़े कमाए हैं तो, हैं? आ रहे हैं, हिंदी में आएंगे, सैटरडे इसलिए। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, ध्यान रखें। देखिए एक तो जीवन और एक जी टू, ये दोनों जो नाम है ग्रोथ फेज, यानी इनमें सेल ग्रोथ करती है अपनी, क्या करती है? ग्रोथ। अपने पता होगा क्या क्या होगा, देखना वही चीज आप याद रखना दिमाग में अच्छे से, या नोट कर लेना जो मैं बताऊंगा ना बेटा, कि जीवन में क्या होगा, एस में क्या होगा, जी टू में क्या होगा। फिर हम माइटोटिक फेज पे जाएंगे बाद में आगे। तो पता है, इनमें जीवन और जी टू में ग्रोथ फेज नाम इसलिए पड़ा कि इनमें अपनी ग्रोथ करती है, साइज बढ़ाती है सेल। क्योंकि जब डिवाइड होके अभी आई है, तो अभी तो डिवाइड होके आई है, छोटी छोटी डॉटर सेल बनी ना, तो जो ग्रोथ करेंगी तभी तो आगे बेटा डिवाइड कर पाएंगी नेक्स्ट टाइम, डिवीजन के बाद में तो आई है इसमें। तो इसलिए जो छोटी छोटी सेल हैं वो बड़ी होती हैं, अपना प्रोटीन बनाती हैं, अपना आरएनए सिंथेसिस करती हैं, अपने सेल ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस करती हैं, है ना, खा पी के तैयार होती हैं, हाँ मोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। फिर एस में ना, एस फेज जो नाम है सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है खास तौर पर। किसकी? मेन डीएनए की। वैसे बताऊंगा और क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, क्योंकि देखिए वो डिवाइड होकर के आई है और अब डिवाइड होना है उसे आगे, तो अपना डीएनए तो डबल करना पड़ेगा ना भाई, डीएनए डबल करना पड़ेगा तब, क्योंकि उसे आगे डिवाइड होना है। भाई अगर आपके पास 5 रुपया है और आपको किसी को 5 रुपए आगे देने हैं, फिर भी अपनी जेब में 5 रखने हैं, 5 वो कम नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब आपको 5 और पैदा करने पड़ेंगे ना, या कहीं से अर्न करने पड़ेंगे। तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, अब उनमें से 5 आप दे सकते हो तो फिर भी 5 रह जाएंगे, ये कंसेप्ट है। तो जो डीएनए उसके पास डॉटर सेल के पास है, वो उसको क्या करेगा, डबल करेगा एस में, और जिससे कि वो आगे जाकर डिवीजन में जब बेटा आधा भी हो जाए तो उसके पास डीएनए रह जाए। अगर डबल नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो, है ना, उसी का आधा हो जाएगा। फिर बची कुची जो ग्रोथ रहेगी, ध्यान सुनना मेरी बात, पूरा साइकिल है।
बची कुची जो ग्रोथ रह गई वो G2 में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? नाउ सेल इज रेडी टू एंटर इनटू डिवीजन फेज। ध्यान रखिए सेल साइकिल बहुत बड़ा टर्म है, माइटोसिस मियोसिस ये जो होते हैं ना टर्म डिवीजन, ये छोटा टर्म है। सेल साइकिल तो पूरा वो स्पेन है या पूरा टाइम पीरियड है जिसमें सेल डिवाइड करती है, पूरा प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए और डिवाइड करती है। ठीक है बेटा, कुछ एक दो बात बताता हूँ, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या है ना बेटा, कितना कितना ड्यूरेशन है लगभग लगता है। तो देखो, जो सेल साइकिल है, अगर मैं इसकी ड्यूरेशन की बात करूं तो बेटा ह्यूमन सेल के लिए लगभग कितना है? 24 आवर। अब इन 24 घंटे में से पता है 23 घंटे की तो इंटरफेज है। 24 घंटे में से 23 आवर का तो रेस्टिंग है। क्यों भाई बावला हुआ है? 30 बोल रहा था तू। क्यों भाई? सर मुझे 30 सुनाई। अच्छा तो 24 में से 30 कैसे हो जाएंगे? तू खुद दिमाग लगाता जरा। सर ही ने भी 30 सुनाई। सुनाई देने का क्या है, ये होती इसका मतलब होता अकल की बात कि ये बताओ कि अगर 24 में से कह रहे हैं 24 में से 30 कैसे हो सकता है? 23 ही तो हो सकता है, 23। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें पता है सुनने में और देखने में के साथ साथ हमारा दिमाग भी काम करता है। कभी कभी क्या है ऐसे सुनने कुछ भी, तो लेकिन जब हम दिमाग यूज करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये कह रहे होंगे, ये नहीं कह रहे। और एक होता है कि दिमाग बिल्कुल नहीं यूज करना, जो भी है कुछ भी समझ में आ रहा है आन दो, वही वही है, दिमाग का यूज करो। इसीलिए सुनने में भी किया करो यूज कि हाँ ये कह रहे होंगे। तो 24 घंटे में से 23 घंटे केवल 1 घंटे का सेल डिवीजन है, डिवीजन फेज। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा ईस्ट की तो 90 मिनट होता है। ईस्ट सेल में ये होता है 90 मिनट्स। अगर बात करूं बैक्टीरिया की, किसकी बात करूं? बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल की, कितना होता है? एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये 20 से 25 मिनट होता है। कितना होता है? लगभग 20 से 25 मिनट का पूरा सेल साइकिल। तभी तो ये जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स वगैरह हैं, ये देखा है आपने बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं अगर इनको नहीं बेटा रोका गया है, चेक नहीं किया जाए तो। बात समझ रहे हो ना आप? तो ये मैंने ड्यूरेशन वगैरह बताई। अब मैं देखिए बताने जा रहा हूँ कि जीवन में बता रहा था ना कि जीवन में क्या क्या मेन चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने उसका नाम बता दिया आपको कि इसको हम पोस्ट माइटोटिक गैप फेज बोलते हैं क्योंकि माइटोसिस के बाद में स्टार्ट हो रही। ठीक है, मैंने यही बताया आपको कि नाम जरूर रेस्टिंग स्टेज है इंटरफेज का, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है क्योंकि प्रिपरेशन कर रही है ना। और मैंने आपको क्या बताया देख लो अभी कि बिल्कुल ऐसे कंपेयर करो जैसे आप नीट का एग्जाम एक दिन में दोगे लेकिन तैयारी तो पूरी साल करोगे। ऐसे ही वो प्रिपरेशन करने में टाइम ज्यादा लगता है, डिवीजन करने में टाइम इतना नहीं लगता। ठीक है, तो बेटा रे जीवन फेज में देखिए मैं बताऊं पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए की सिंथेसिस को, एंड प्रोटीन्स। 12th में पढ़ोगे इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेशन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन की सिंथेसिस ट्रांसलेशन, ये पॉइंट होता है इसमें। ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल का साइज इंक्रीज होगा, है ना बेटा। जब ग्रोथ होगी तो साइज तो बढ़ेगा ही ना उसका। मेन आरएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस यहां होती है। अच्छा सुनो एक बात, पता है अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पे, तो आप एक बात जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान जाओगे। ज्यादातर बस बचपन से पढ़ते भी आए हो, बचपन से तो मतलब कहने का मेरा मतलब होता है 2-4 साल पहले से, कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सुना है स्टेटमेंट ये?
बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका मतलब ज्यादातर सेल के जो एंजाइम है वो सब यही सिंथेसिस हो। ठीक है। एंजाइम्स कहाँ बनेंगे? इसी में। और मेरी बात सुनो, आरएनए की सिंथेसिस जब तुम 12th में पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने बताया, क्या बताया? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना। तो बेटा रे उसका एंजाइम्स का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन होता है डीएनए से आरएनए बनाने वाला? आरएनए पॉलीमरेज। और पता है आगे जाकर जो डीएनए बनाएगा, मैंने बताया था ना कि एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा या डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो डीएनए से डीएनए बनाने वाला होता है डीएनए पॉलीमरेज, है ना बेटा? तो ये आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज कहाँ बनेंगे? जीवन में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? जीवन में। क्योंकि बच्चा ये तो जान लेता है कि चलो सर ने बता दिया आरएनए प्रोटीन यहाँ बनती है, कल को क्वेश्चन आएगा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ बनेगा, अब वो देखता है क्या लगाऊं। डीएनए सिंथेसिस तो सर ने एस बताया था, सब जगह लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि उसका बनाने वाला एंजाइम का बनता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस में होगा, लेकिन उसको बना कराने वाला एंजाइम तो जीवन में बन जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं एस के बारे में। अच्छा चाहोगे तो इसी में अंदर ही रख दूंगा वैसे तो, या चलो अलग से लिख दो। एस फेज, एस फेज बोले तो सिंथेटिक फेज। ये डीएनए सिंथेटिक सिंथेसिस फेज है ना बेटा, ऐसे ही बोल सकते हो। इसका नाम ही डीएनए सिंथेसिस के नाम से फेमस हो। तो बेटा रे इसमें सिंथेसिस ऑब्लिक रेप्लिकेशन ऑब्लिक डुप्लीकेशन, यानी कोई भी एक टर्म आए ऑफ डीएनए सबको चलेगा। डीएनए सपोज करिए 10 पिकोग्राम था, बताऊंगा वैसे मैं वो सेल बना के वैसे भी एक चार्ट वैसे बनाऊंगा। एक सेल में 10 पिकोग्राम डीएनए है। कितना है? 10 पिकोग्राम। जब डिवाइड होके आ गई अब डॉटर सेल में, क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल चलता रहता है। तुम्हें सुना था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो वो साइकिल चलता रहेगा, प्रिपेयर करेगी, डिवाइड करेगी, फिर प्रिपेयर करेगी, फिर डिवाइड करेगी। एक से दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे सेल बनती रहेंगी जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए, परमानेंट फंक्शन एक्वायर ना कर ले। ठीक है। और जब परमानेंट फंक्शन एक्वायर कर लेंगे जी नोट में चले जाएंगे। जब परमानेंट टिश्यू बन गए तो किधर चलेगी सेल? जी नोट में। और डिवाइड नहीं करेगी, है ना, जब तक कि उसे डिवाइड करने के लिए इंड्यूस ना किया जाए अलग से। सब चीजें उसी से कनेक्टेड हैं जो हम पढ़ चुके हैं बातें, है ना। कोई हमारे चोट लग जाती है, घावा हो जाता है, तब सेल्स को डिवाइड करने के लिए इंडक्शन होता है, मतलब इंड्यूस होती है। नहीं तो देखना बिना बात के तो हमारी कहीं भी हाथ पैर की कोई ऐसा थोड़ी है कि अभी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं बिना बात के, या कुछ है ना निकल निकल के भागे जा रहे हैं ऐसे, नहीं ना। लेकिन कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो आप देखो फिर वो धीमे धीमे भर जाता है, फिलिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पे फिर सेल डिवीजन इंड्यूस होता है ना। जरूरत होती है तेजी से सेल डिवाइड करने के लिए, तो जो निकल चुकी होती है ना सेल साइकिल से, जो नहीं डिवाइड कर रही है अब, वो भी इंड्यूस होती है डिवीजन के लिए, एंड देन वापस एंट्री मारती है डिवीजन सेल साइकिल। मेरी बात समझे? खैर, तो पता है एस फेज में बेटा एक तो ये बात होगी बड़ी। दूसरी बात लिखी, क्योंकि देखिए जो मैं यहाँ सिंप्लीफाइड बातें बताने जा रहा हूं तुम्हें कि क्या क्या सेल साइकिल की स्टेज में होता है, वो आपको मुश्किल मिलेगा और जगह ऐसे क्लियर कट, है ना, नहीं तो सब खिचड़ी बना रखी होगी, रायता फैला रखा होगा। दूसरी बात पता है क्या होती है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। एक बेटा सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल जानते हो ना? Yes, sir. अभी मैं सेल साइकिल में पढ़ाऊंगा, जो स्पिंडल फाइबर भी ग्रो करेंगे दोनों पोल पे, सेंट्रियोल। Yes, sir.
तो पता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होना जरूरी है, Yes. तभी तो आगे Another. दोनों पोल्स पे जाएंगे, है ना। Yeah. तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस। आपको सर ने सेंट्रियोल तो पढ़ाया होगा, उसमें Yes, sir. सेल में पढ़ाया होगा, सेल वाली चीज, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। और एक बात और लिख लीजिए इसमें तीसरी, बेटा हिस्टोन प्रोटीन सुना है। Yes, sir. बेटा सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, किसकी सिंथेसिस होना, Histone protein. हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होना। देखिए ज्यादातर प्रोटीन बन जाती है हमारे जीवन में, लेकिन ये ध्यान दिमाग में रखना, Aspirin. हिस्टोन प्रोटीन जीवन में नहीं बनेंगी, वो कहां बनेंगे, एस में। Aspirin. और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, देखो पता है डीएनए हमारी सेल में ना, न्यूक्लियस के अंदर अकेला नहीं रहता। डीएनए का नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है, Acidic. एसिडिक, नेगेटिवली चार्ज। तो उसको स्टेबल कराने के लिए उसके साथ पता है कौन लिंक रहती हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जो नेचर में बेसिक या एल्कलाइन होती है। जानते हो ना, अम्लीय क्षारीय, तो Yes, डीएनए sir. अम्लीय है नेचर में, Yes, sir. ये क्षारीय है प्रोटीन, क्योंकि इनमें जो क्षारीय वाले या बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर की है, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये डीएनए को एसिड और बेस में लगे ना, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है डीएनए, समझे, डीएनए के साथ लिंक रहती है। पढ़ते हैं वैसे आप आगे, उसमें आएगा 12th वाले, उसमें चिंता मत कर। हाँ हिस्टोनो, हाँ हिस्टोनोप्टोन वाला, ये 12th वाली बात है ना। उसमें हिस्टोन का ना 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके चारों डीएनए लिपटा रहता है, वो न्यूक्लियोइड होता है, वो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर होती है। तो सही बोला बच्चा। तो लेकिन वो 12th में आएगा, एक्चुअली कनेक्टेड है चीजें। तो पता है अब हमें तो नीट में जब हम जाएंगे तो हमें तो चीजें सारी ही पता होनी चाहिए ना, ये थोड़ी कि नहीं हमें तो 11th वाला पता है, हमें ये नहीं पता है। अभी चलो धीमे धीमे जब पढ़ोगे उसके बाद में जब नीट देने जाओगे तो सारी चीज प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ए स्टेज क्लियर हो गई। अब बात आती है G2 की। G2 फेज, एक्चुअली वो टॉपिक काफी बड़ा है ना, जो हम सोच रहे थे ना कल की फोटोसिंथेसिस, तो टॉपिक काफी बड़ा है। मैंने सोचा कि क्यों ना पीछे का टॉपिक भी कुछ रह गया है, मुझे याद आया आज ही, मुझे कॉलेज में याद आया कि चलो वही शुरू कर देता हूँ बच्चों को, वो पीछे का निबट तब भी जाएगा, आगे का तो हो ही जाएगा। तो बेटा जो G2 फेज है, देखिए आप तुम एक बात देखो, ये तो डिवीजन के बाद में आए हैं इसमें हम, तो पोस्ट माइटोटिक हो गई, ये जस्ट एम फेज से पहले वाली फेज है ना। Yes, तो sir. ये प्री माइटोटिक है, Three months. तो ग्रोथ फेज 2 तो है ही है ये, और प्री माइटोटिक गैप फेज बोलते हैं, प्री माइटोटिक गैप फेज, ठीक है भाया। और इसमें होता क्या क्या है पता है, इसमें भी ग्रोथ होती है। जो पुराने डीएनए और सॉरी पुराना आरएनए प्रोटीन अगर कोई बच्चा कुचा रह गया ना बनने को, जो Yes. पहली वाली उसमें नहीं बन पाया, तो वो बच्चा कुचा यहां पर बनेगा, जो भी बनने से रह गया है रिमेनिंग। तो आप यहां लिखेंगे पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ रिमेनिंग आरएनए एंड प्रोटीन्स, जो बच रहा है अभी। सिंथेसिस ऑफ रिमेनिंग आरएनए एंड प्रोटीन्स। और एक पॉइंट लिखेंगे आप यहां पर, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर
प्रोटीन्स, ब्रैकेट में ट्यूबुलिन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ट्यूबुलेंस। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रोटीन्स ब्रैकेट में ट्यूबुलेंस। ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन जो वो बनाती हैं, स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। सुना है ना नाम स्पिंडल फाइबर? तो Yes, जिनसे sir. क्रोमोसोम बताएंगे आगे अब माइटोसिस में वो अटैच रहते हैं। तो वो सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, इन सब में बनाने में भी पार्टिसिपेट करती हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो बेटा ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ तो होगी G2 में भी, वो तो कोई बात ही नहीं। वो तो नाम ही ग्रोथ, क्योंकि जब आरएनए प्रोटीन ये सब बनेंगे तो ग्रोथ तो ऑब्वियस सी बात है होगी ही ना। और सेल ऑर्गेनेलीज भी, जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना बेटा, उनकी सिंथेसिस होगी जिसकी भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं हमारे G1S G2 की। अच्छा, जब डिवीजन होकर के आएगा तो डिवीजन होकर के सेल आएगी, जो छोटी छोटी डॉटर सेल बनेंगी, वो किस में आ गई, G1 में। अब सपोज करिए उन्हें डिवाइड नहीं करना, या जो बन के आई उनमें से एक सेल को डिवाइड करना है आगे, एक को नहीं करना, उसको मैच्योर होना है, परमानेंट बनना है। तो वो कल्टी मार जाएगी और चली जाएगी G0 में। किसमें चली जाएगी, G0. G0, जिसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। क्या बोलते हैं, Senescent. सुना है आपने? सेनेसेंट, ये एक वैसी परमानेंट रेस्टिंग सी हो गई। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिज्म वहां भी नहीं है, मेटाबॉलिज्म तो उसमें भी चल रही है, बस वो लेकिन सेल साइकिल से बाहर हो गई, सेल साइकिल से बाहर हो गई, अब वो सेल साइकिल में नहीं। क्लियर है बेटा, सेल साइकिल वाला चैप्टर। ये तीनों जरूर लिख लेना, G1S G2 वाले। और आप इसके अलावा देखिए, इसमें ना ये कुछ कंट्रोल पाया जाता है, या हम बोले एक्चुअली में वो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे दो चेक पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, चेक पॉइंट। और इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी प्रोसेस की, ऐसी सेल आराम से है ना चली जाए, नहीं साहब। दो मेन मतलब चेक पॉइंट है, उनमें मेजर वाला पता कौन सा, पहला वाला, ये मेजर है, मेजर चेक पॉइंट। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, रेगुलेशन आपके कोर्स में इस लेवल पे नहीं है, नहीं तो रेगुलेशन भी एक बहुत बड़ा होता है। और उसमें रेगुलेशन में क्या होता है, साइक्लिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, साइकिल, और काइनेज एंजाइम जिसका नाम होता है CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, उसका इन्वॉल्वमेंट है ना। एक लाइन लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना, बताता हूं फिर मैं, एक लाइन लिख लो, चलो नोट कर लो। साइक्लिन प्रोटीन्स एंड CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट
काइनेज are involved in regulation of cell cycle। ध्यान सुना, देखो कहाँ लिखा है मैंने ये, इस बॉक्स में लिखा हुआ दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. साइक्लिन प्रोटीन एंड सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अगर कभी तुम्हें रेगुलेशन से रिलेटेड बात आई तो बस इतनी लाइन आ सकती है बस, ठीक है बेटा, इनका पूरा वो नहीं आएगा रेगुलेशन, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है। अच्छा, ये जरूर दो चेक पॉइंट की जरूर जानकारी होनी चाहिए बच्चे को, है ना बेटा। जैसे सेल साइकिल चल रहा है सेल का, तो उसमें दो रुकावटें हैं, वो होता नहीं हर्डल, जैसे एक रेस होती है हर्डल वाली, इसमें दौड़ लगाते लगाते जो एथलीट है वो उसको, है ना, जंप मार के पार करता है, फिर हर्डल आता है। दो हर्डल है, एक है जीवन से एस में जाने में, और ध्यान से सुनना, अगर ये चेक पॉइंट पार हो गया, जीवन से एस में चली गई सेल, जीवन से एस में चली गई, फिर तो वो डिवाइड करके ही मानेगी, यानी चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन फिर उसका डिवीजन कंप्लीट होगा ही। बात खोपड़िया भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. इसलिए तो मैंने उसको बोला मेजर चेक पॉइंट। क्या बोला था, Major check point. जीवन से एस, ठीक है बेटा। अच्छा, पता है फिर एस में आपको पता है डीएनए वगैरह वो हुआ ना, सिंथेसिस हुई, थोड़ी से मैं बंद कर देता हूँ, फिर आपको पता है डीएनए वगैरह रिप्लिकेशन हुआ, सिंथेसिस हुई, ये सब हुआ, फिर वो प्रिपेयर हो गया आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो एस से जी टू में चली जाती है, ऐसे ही एस से जी टू में ऐसे चली जाती है, लेकिन जी टू से जब एम में जाएगी, जब जी टू से एम माइटोटिक में, तब फिर एक चेक पॉइंट है, ये फाइनली चेक किया जाएगा कि जब तुम नीट का एग्जाम देने जाओ, अब बहुत ज्यादा चेकिंग होने लगी है, तो आपको ये भी ड्रेस कोड होगा कि लोअर पहन के आना है, टी शर्ट पहन के आनी है ना, उसमें कोई जिप नहीं होनी चाहिए, है ना, इस टाइप का, शूज नहीं अलाउ होते, है ना, स्लीपर टाइप के, ये सब होता है, तो चेकिंग होती नहीं होती। तो फाइनली कि जब वो डिवीजन में एंटर कर रही है, तो पता है ये जो चेक पॉइंट है, यहाँ पर चेक पॉइंट पर ये चेक किया जाएगा कि भाई सेल प्रिपेयर है या नहीं है डिवीजन के लिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है, तो रोक दिया जाएगा, बोला जाएगा पहले कंप्लीट करो अपनी प्रिपरेशन। तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं है कि पहले भेजे जाओ, जाओ पहले कंप्लीट करो फिर अगली नीट देना, फिर तो अगले साल के लिए गया मामला। एक साल बाद ही नीट होगा फिर तो, है ना। तो बेटा रे, बात समझ में आ गई। तो ये जी टू एम चेक पॉइंट है, जी टू से एम में जाने के लिए, ठीक है, माइटोटिक फेज। तो ये आपको मैंने बातें बताई, जीवन एस और जी टू एम, बस नाम आपको पता है कि जीवन एस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जीवन से एस में एंट्री हो रही है यार, जी टू एम क्योंकि जी टू से एम में एंट्री हो रही है। ये मैंने आपके लिए जितना रिक्वायरमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग सेल साइकिल मैंने पढ़ा दिया। ये सेल साइकिल कंप्लीट हुआ है, वो चैप्टर सेल साइकिल नहीं पूरा, चैप्टर तो सेल साइकिल और डिवीजन है ना, Yes, sir. ये सेल साइकिल हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज, वो स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ अब, हाँ? ये बहुत देर से बना रखा है मैंने, मिटा नहीं था, इसीलिए कि भाई बच्चे आ रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन बच्चे इतने मक्कार हैं, टाइम पे आते नहीं है। Yes, sir. बस एक बच्ची समझदार है जो सबसे पहले टाइम पे मुझे यहाँ पे दिखाई दी थी, टाइम से पहले। तो फिर दिया मैं भी तो आ गया था टाइम से। हाँ ये भी एक आया था, मैं भी टाइम से यार ना तू नहीं आया था। मैंने सर हम टाइम से घर से निकले, तो लेकिन ट्रैफिक मिल जाए कहीं होटल ही मिलता तो और जल्दी निकल, और थोड़ा जल्दी निकल। फिर जल्दी मिल जाए तो जल्दी खाना भी नहीं तो हो जा,
माइटोटिक फेज या माइटोसिस। देखिए, माइटोसिस इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री। समसूत्री विभाजन, ठीक है। और जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, हिंदी का नाम बहुत अच्छा है इसका। इसका नाम समसूत्री, मियोसिस का अर्धसूत्री। सूत्र मतलब थ्रेड, सूत्र मतलब धागा। तो जो क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम नंबर, जो थ्रेड है, थ्रेड का नंबर यहां पर सेम रहता है। पेरेंट से डॉटर में सेम रहता है क्रोमोजोम नंबर, चेंज नहीं आता। इसीलिए इसका नाम है समसूत्री, है ना। और उधर मियोसिस में आधा हो जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन। भाई नाम से पता चल रहा है। इसीलिए इसको इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल डिवीजन। बेटा इक्वेटोरियल डिवीजन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। बिकॉज ये जेड बनाया था मैंने, क्रोमोसोम नंबर सेम इन पेरेंट्स एंड डॉटर सेल्स, ठीक है। इस बात पे था ये, ठीक है बेटा। तो इसमें ओवरऑल देखिए, एक बात बता दूं मैं, या तो इसके पहले वो स्टेज बता दूं तब बता देता हूं मैं आपको, या फिर एक पहले फ्लो चार्ट से बता दूं कि क्या होगा सेल का, और तब आप वो पढ़ लीजिए, है ना। तो देखो, जैसे एक पेरेंट सेल है, क्या है एक बेटा? पेरेंट्स है। ये एक पेरेंट सेल है साहब। इसमें पता है बेटा, सपोज डीएनए है इसका, ध्यान से सुनना मेरी बात। डीएनए इसका, इसका सेल का डीएनए कितना है? 20 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम। तो ग्राम क्यों लिख दिया मैंने? ग्राम, ठीक है बेटा। और इसमें क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर 2n, और डिप्लॉयड सेल है। 2n का मतलब है डिप्लॉयड सेल। वैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्मली माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में होता है। नॉर्मली कैसे होता है? लेकिन होने को हैप्लॉइड्स में भी हो सकता है। जैसे लोअर सेल है, एल की वगैरह है, हैप्लॉइड है, उनमें भी हो सकता है माइटोसिस। तो माइटोसिस डिप्लॉयड में भी हो सकता है और हैप्लॉइड में भी हो सकता है। सपोज करो हमने डिप्लॉयड सेल लिया है, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू कितना है? 20 ले लो, चलो 20 क्रोमोसोम है। कितने? 20, ठीक है। तो तुम्हें पता है एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। वो डिवाइड होके एक रह जाता है, नहीं तो वैसे 2 होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ एक आपको काम की, नहीं तो लोग आप पूरा सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं, ये पता नहीं रहता। तो टोटल यहाँ पे क्रोमेटिड कितने होंगे अब? 40 सेल के अंदर। फोर्टी, क्योंकि पता है ये हर एक क्रोमोसोम कैसा होगा? ये हर एक क्रोमोसोम ऐसा होगा, 2 क्रोमेटिड वाला होगा। हाँ, एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। मेरी बात समझे? क्योंकि क्रोमोसोम एक एक क्रोमेटिड वाला भी होता है और क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाले भी होते हैं, ठीक है बेटा।
अब इसका हुआ माइटोसिस। क्या हुआ इसका? डिवीजन। माइटोसिस होके और दो डॉटर सेल बन गई। टू डॉटर सेल्स बन गए बेटा। ठीक है, अब मैं एक डॉटर का बता रहा हूं मटेरियल क्या क्या होगा इन ईच डॉटर सेल। ईच डॉटर सेल में बेटा रे बता डीएनए कितना होगा? डीएनए कितना होगा हर एक डॉटर सेल में? भाव ले तो डीएनए 2n होता है। डीएनए होगा 10 पिकोग्राम। कितना होगा? दिमाग में एक बात बैठा लो, कोई सा भी डिवीजन हो, सेल जितनी बार डिवाइड करेगी उसका डीएनए उतनी बार ही आधा होता जाएगा। यहाँ पे एक सेल से जब दो बनी, क्या डीएनए कहीं से प्रकट थोड़ी हो गया? जब उसके अंदर 20 था उससे दो बन गई तो दोनों में आधा आधा नहीं चला जाएगा? 10-10। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए तो आधा होगा ही ना हर एक डिवीजन में। यही तो प्रॉब्लम है। अब देखो मैंने पूछा डीएनए, लोग सोच रहे हैं 2n रहेगा 2n रहेगा। अरे एन टू एन क्रोमोसोम के लिए होता है, समझे? तो मैंने क्या बोला, जब तक अगर बेसिक्स किसी के नहीं है क्लियर, जैसे ये जो हम यहाँ क्लास ले रहे हैं दूसरी मंजिल पे, तो अगर इसकी नींव नहीं भरी हुई होती तो ये मंजिल बन जाएगी? नीचे नहीं अगर बना हुआ तो फाउंडेशन, तो फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी होता है बेसिक्स पता होने। ये बेसिक ही बता रहा हूँ पूरे इसका मैं, एक माइटोसिस का। और देखिए क्रोमोसोम नंबर अब लेता हूं मैं, क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा इजिकल टू 20। सेम रहेगा क्रोमोसोम में, एक सेल में, हर एक सेल में भी 20 रहेगा। हर एक सेल में भी कैसा रहेगा बेटा? लेकिन ध्यान से सुना मेरी बात, हर एक सेल में 20 है, लेकिन जो क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है ना हर एक क्रोमोसोम, हाँ वो अब ऐसा दिखेगा। ये भी एक ही क्रोमोसोम बोला जाएगा और ये भी एक बोला जाएगा। जैसे ये भी एक क्रोमोसोम है विच कंसिस्ट ओनली वन क्रोमेटिड, और ये भी एक क्रोमोसोम है विच कंसिस्ट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। बात खूब बढ़िया हमारी। इसको ये नहीं बोलेंगे आधा क्रोमोसोम ना, आधा कोई क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम एक है। अब सुनो, परेशान मत हो ना, तुम परेशान मत हो ना, तुम कहोगे सर ऐसा था क्रोमोसोम अब तो ऐसा रह गया बेचारा, कंटेंट में तो आधा हो ही गया। अच्छा सुनो, यही तो डीएनए से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? क्रोमेटिड डीएनए से। अब देखो ऐसा क्रोमोसोम था, एक एक क्रोमोसोम में जैसे 20 पिकोग्राम है, इसका मतलब एक एक पिकोग्राम डीएनए एक क्रोमोसोम में सपोज करो, तो अब केवल आधा पिकोग्राम ही रह गया। तो यानी डीएनए अगर आधा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रोमेटिड आधे हो रहे हैं, क्रोमेटिड आधे हो रहे हैं नंबर में। तो परेशान इसलिए मत होना, क्योंकि जब एस फेज आएगा ना दोबारा, वो फिर से वो ऐसा वाला ऐसा कर लेगा अपने आप, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो क्रोमेटिड ही तो बनेगा उसमें। क्रोमोसोम का नंबर पूरे सेल साइकिल में सेम रहेगा, लेकिन डीएनए डिवीजन फेज में आधा हो जाएगा, या मैं बोलूं क्रोमेटिड का नंबर आधा हो जाएगा, और फिर एस फेज में दोबारा से रिस्टोर कर लेगा, दोबारा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो बेटा रे अब मैं यहाँ पे क्रोमेटिड का नंबर कितना लिखूं? यहाँ पे 20 है ना एक सेल में, तो 20 इसमें 20 इसमें 40 हो गए पूरे, और क्रोमोसोम भी 40, हाँ क्रोमोसोम सॉरी क्रोमोसोम भी 20 एक सेल। ये है साहब, बहुत ही छोटी बातें हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को ये बात नहीं पता होती, जबकि उन्हें माइटोसिस म्योसिस प्रोफेज मेटाफेज सब पता होता। लेकिन जब उससे पूछ लें डीएनए कैसा हो गया माइटोसिस म्योसिस में, या क्रोमेटिड का नंबर,
तो क्रोमोसोम का ही पता है, क्रोमोसोम सेम रहता है, वहां पे आधे हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो डीएनए बोलता रहता है। नहीं, देखना अर्धसूत्री वाले में डीएनए चौथा ही रह जाएगा, दो डिवीजन होते हैं वहां पे, मियोसिस वन मियोसिस टू, तो कैसा रह जाएगा, 1/4। पहले पहले डिवीजन में आधा होगा, फिर उसका आधे का भी आधा हो जाएगा, पढ़ाऊंगा अभी आगे, फिकर नोट, हो सकता है मंडे को भी मैं लूं, अगर सर की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मंडे को भी है ना मुझे लेनी पड़ सकती। तो बेटा रे, क्लियर है ये बात? अब हम इसकी फेजेस शुरू करते हैं, ठीक है। माइटोसिस, देखिए, एक होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, तेज बोलो बेटा, हाँ, न्यूक्लियस डिवाइड, न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म या सेल का डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में दो बातें होती हैं, परेशान मत होना, लास्ट में जाके साइटोकाइनेसिस भी है ना कंप्लीट होगी होगी, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कभी उल्टा नहीं होगा कि पहले तुमको साइटोकाइनेसिस पहले हो जाए और न्यूक्लियस, जब सेल ही डिवाइड होगी तो न्यूक्लियस कहां से डिवाइड होगा, तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन जरूरी है। उल्टा होता है, देखो, जब कभी फ्यूजन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, जब कभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन गैमेट का, तो पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, फिर न्यूक्लियस का होता है, उल्टा होता है ना। और जब डिवीजन होगा तो पहले न्यूक्लियस का होगा, तब साइटोप्लाज्म। तो बेटा रे, अब इस कैरियोकाइनेसिस में हम यहां पर स्टेजेस बता रहे हैं, एक होती है प्रोफेज, प्रोफेज, और देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं सबको, एक होती है मेटाफेज, इनके मेन मेन फीचर बताऊंगा मैं अभी आपको, एनाफेज, और एक टीलोफेज, चौथी। तो चलिए साहब, देखिए प्रोफेज जो होती है ये बेटा लॉन्गेस्ट है, ध्यान रखना कैसी होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, जिसको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें, अर्ली प्रोफेज है ना, मिडिल प्रोफेज, मिड प्रोफेज, या लेट प्रोफेज, ऐसे करके तीन तीन में भी डिवाइड कर देते हैं। और ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसमें होगा क्या क्या। उससे पहले एक बात और बता देता हूं, इंटरफेज का न्यूक्लियस और बता देता हूं, फिर प्रोफेज में आएंगे। क्या ये सेल इंटरफेज में है। किसमें ये सेल, ये इंटरफेज है, ध्यान से देखिए क्या क्या दिखाया इंटरफेज में, ये बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है ये, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, एनएमबी कह सकते हैं। आप जानते हैं न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल में पढ़ा होगा आप। अच्छा, ये न्यूक्लियोलस है एक, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा बच्चा और होता है,
है ना? बच्चा कहते हैं वैसे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा ही होता है ना, वो न्यूक्लियोलस है। अच्छा, जो डीएनए है वो डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्रोमोसोम कहाँ है? ये कहाँ क्रोमोसोम दिख रहे हैं इसमें? क्योंकि हाँ, इंटरफेज में क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, पूरा क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जाल। बाद में ऐसे ही बन जाएंगे, देखना। इंटरफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क। बात खोपड़िया में आई? तो बेटा रे, ये क्रोमेटिन क्रोमेटिन नेट है। अच्छा, ये सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। वो जो डिवाइड हो चुकी है ना बेटा, आप जानते हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। क्लियर? अब तुम ये मत कहना यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सब सेल में, गोल्गी बॉडी कहाँ है, प्लास्टिक, तो उनसे मतलब नहीं है हमारा, लेन देना तो सेल साइकिल में कभी नहीं दिखाई जाती। हमारा मतलब थोड़ी उनसे अब, वो तो पहला चैप्टर था, सेल यूनिट सेल ऑर्गेनेल्स वाला, है ना? सब है साइटोप्लाज्म में, इसमें पड़े हुए हैं सब, लेकिन हमें क्या मतलब उससे? क्लियर? तो बेटा रे, अब देखिए प्रोफेज में क्या क्या बातें होती हैं। प्रोफेज में पहले तो मैं ऐसे ही देखो बता देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर बाद में क्या क्या चीजें होती प्रोफेज, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमें प्रोफेज में याद रखती। आ जाओ आ जाओ, बहुत जल्दी आ गए, टाइम से बहुत पहले आ गए। नहीं, जूते बजाऊंगा, कपड़िया पे एक बाल नहीं बचेगा तेरे। तो बेटा ध्यान से सुनिए, एक तो जो क्रोमेटिन है, तुम्हारे दिमाग में साफ साफ आ रहा है कि ये क्रोमेटिन जो नेटवर्क है, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा। तो इसका कंडेंसेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या कॉइलिंग होना, है ना? तो भले लंबाई कम होती जाएगी क्रोमेटिन्स की, थ्रेड की, लेकिन वो थिक होता जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम के। और जब पता है लेट प्रोफेज होते होते, जब तक लेट प्रोफेज होगी, प्रोफेज खत्म होते होते प्रॉपर क्रोमोसोम की फॉर्म आ जाएगा, इवन उसके क्रोमेटिड तक अपीयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी देखो ध्यान से, प्रोफेज की एंड होते होते वो स्पेस से स्पेस में आ जाएगा, और कई सारे जो भी जितने भी है ना इसमें क्रोमोसोम, वो सब अलग अलग दिखेंगे। नेकेड आई से नहीं, नेकेड आई से तो सेल ही नहीं दिखती, न्यूक्लियस की क्रोमोसोम की तो बात ही छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एक बात क्या हो गई? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन या कॉइलिंग। दूसरी बात, बहुत आराम आराम से बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे। जो न्यूक्लियर एनवेलप है और जो न्यूक्लियोलस है, खत्म। क्योंकि मेम्ब्रेन का हटना जरूरी है, तभी तो क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी होगी। क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी तभी होगी कि इधर जाना है, उन्हें मूव करना है। तो अभी तक तो बाउंड्री में है वो, तो वो इंडिपेंडेंट एक तरीके से हो गए, वो बाउंड्री खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुटकी में तुरंत नहीं, प्रोफेज से स्टार्ट होते होते, सॉरी, अर्ली प्रोफेज से स्टार्ट होते होते लेट, मतलब खत्म होते होते प्रोफेज खत्म हो जाए। मैं तो एक ही प्रोफेज नाम करके बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूं इस टाइप से। दो बातें हो गई क्लियर? Yes, sir. तीसरी बात, ये जो स्पिंडल, जो सेंट्रियोल्स थे, जो सेंट्रियोल बन चुके थे, सेंट्रियोल बन चुके थे बेटा, आप जानते हैं डुप्लीकेट तो पहले हो गए थे ना, ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना? अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट करना है, बिल्कुल पता है। जब खत्म होगी ना प्रोफेज, तो एक यहां होगा, एक यहां, अपोजिट पोल्स पे, पोल मतलब एंड। क्लियर है? तीन मेन बातें होती हैं। और जो सेल ऑर्गेनेज वगैरह है वो डिसअपियर हो जाएंगे, कोई वल्जी बॉडी है ना, ये सब वो खास बात नहीं है, लेकिन वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, बाद में आएंगे। और देखो जब प्रोफेज होती है ना, उसका लगभग अपोजिट, ये रिवर्स होती है टीलोफेज लास्ट में। बताओ मेरे, जो जो गए हैं वो वापस भी तो लाएंगे ना बाद में, तो दो सेल बन जाएंगे अलग अलग, समझे? तो ये होता है प्रोफेज में। चलिए, तो पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पर।
कंडेंसेशन या कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। एक पॉइंट। वैसे एनसीईआरटी में भी वो करके दे रखे हैं पॉइंट, देखना मिलेंगे अलग अलग उसमें फेजेस में, स्टेज। Sir. और देखिए दूसरा पॉइंट मैंने बताया अभी आपको, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप या एनएम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। और तीसरी बात मैंने बताई, हाँ, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स। पोल्स मतलब बेटा एंड्स, ध्यान रखना किनारे, अपोजिट पोल्स, ये मेन बातें होती हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि क्रोमोसोम की थिकनिंग हो रही है, मतलब कोई भी शब्द हो ऐसे, है ना, कंडेंसेशन हो रहा है, कॉलिंग हो रही है, सब एक ही बात। अब एक डायग्राम सा बना के दिखा देता हूं, है ना, एक डायग्राम सा ऐसा प्रोफेज का, वो मतलब डिसअपीयर होता होता सा दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि वो मेटाफेज में दिखा दूंगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनो सब गायब, नहीं तो फिर मुझे दो दो बनाने पड़ेंगे। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एक प्रोफेज का भी है, फिर पता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज करके भी है, और फिर एक मेटाफेज का डायग्राम जरा देख लिया बना हुआ हो। और हाँ, एक चीज और रह गई यार बोलने में, पता है क्या रह गई, चौथा पॉइंट एक और, वो सारी एक बीच ना ना, स्पिंडल फाइबर का बनना, एक्चुअली स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रॉपर वेल डेवलप तो मेटाफेज में होता है स्पिंडल फाइबर्स, लेकिन यहीं से स्टार्टिंग लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर भी ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, फॉर्मेशन की जगह असेंबली बोल देते। तो नहीं, ये अपोजिट पोल की तरफ आ रहे हैं ऐसे, है ना, वहां से मूव करके सेंट्रियोल्स। चार क्रोमोसोम दिखाए हैं, अभी ज्यादा नहीं दिखाए, तो कितने दिखाए मैंने, चार क्रोमोसोम। वैसे और थोड़े से ये ज्यादा सिमेट्री सी में आ गए यार, ऐसे आ गए, उल्टे सीधे से डालने हैं ऐसे, है ना, समझ रहे हो। क्रोम्स, और ये आप जानते हैं जो डिसअपियर होते जा रहे हैं, डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस, और ये डिसअपियरिंग
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो एक तो इसको बोल देता हूं मैं, ये ए हो गया है ना। ये इसके बाद में फाइनल मेटाफेज दिखा दें, फाइनल दिखा दें। वैसे इंटरफेज नहीं तो अगर मैं एक और बनाऊं ना इसका बी, तो उसमें क्या करूंगा, थोड़े थोड़े स्पिंडल फाइबर दिखा दूंगा, क्रोमोसोम और कंडेंस दिखा दूंगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस गायब दिखा दूंगा। ये होगा। लेकिन अगर हम मेटाफेज ही बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें बस उनको मैं अरेंज और कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है, बता तो मैंने यहाँ दिया है कि असेंबली स्पिंडल फाइबर भी होने लगता है। मेटाफेज, देखिए जो मेटाफेज है बेटा, इसमें पता है मेटाफेज में होता क्या है, अब ये सुन लीजिए। मेटाफेज में अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बात ही खत्म। अब ये कुछ नहीं दिखाया जाएगा। स्पिंडल जो, सॉरी सेंट्रियोल है, पूरे प्रॉपर अपोजिट पोल पे है ही हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सामने आ जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर बन गया है। तो वो जो स्पिंडल फाइबर है ना, उन्होंने उन क्रोमोसोम्स को, अच्छा एक और चीज, क्रोमोसोम बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो गई, प्रॉपर उनके क्रोमेटिड भी विजिबल है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कभी आपको क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी करनी होती है तो मेटाफेज स्टेज, सबसे क्लियर जो क्रोमोसोम दिखते हैं कहां दिखते हैं, मेटाफेज स्टेज में, वेल डेवलप्ड। तो पता है वो जो स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर जैसे कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है क्रोमोसोम में से ना, उनको पकड़ पकड़ के खींच के लाते हैं स्पिंडल फाइबर, एक लाइन में अरेंज करते हैं, मिड पॉइंट, इक्वेटर, क्या होता है वो, इक्वेटोरियल प्लेट, है ना बेटा, जैसे अर्थ है हमारी, तो उसकी एक मिड लाइन होती है इक्वेटर। तो उस इक्वेटोरियल लाइन पे, या हम उसको बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट, क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है बेटा, उस पर लेकर के आते हैं, वो स्पिंडल फाइबर लेकर के आते हैं। और इसमें अगर बात करें डिटेल में, तो कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का रोल होता है बेटा, एनर्जी खर्च होती है, टिप एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो लेके आए जा रहे हैं वहां पर। होता क्या है क्रोमोसोम में ना, आपने नोटिस किया होगा, वो अब गायब हो गया है वो डायग्राम, कि वो क्रोमो, अभी बनाऊंगा, कि क्रोमोसोम में पता है क्रोमेटेड जहां पे जुड़े होते हैं ना, जैसे वो एक वो होता है सेंट्रोमियर, दोनों आर्म जो लगी रहती हैं, तो वो सेंट्रोमियर से पकड़ करके लाती हैं उस जगह पर, मिड पॉइंट पर लेकर के आते हैं। तो अरेंज होता है यहाँ पर, मेन चीज इसकी क्या है मेटाफेज की, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स अपॉन इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये पॉइंट लिख देता हूं चलो। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट with the help of स्पिंडल फाइबर्स। ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रोमोसोमल फाइबर्स। बताऊंगा मैं तुम्हें, तीन तरीके के फाइबर बताऊंगा यहाँ पे मैं, स्पिंडल फाइबर के भी टाइप बताऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्रोमोसोमल फाइबर्स के, और मैंने बता ही दिया था, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। मेटाफेज बेस्ट, है ना, स्टेज है टू स्टडी क्रोमोसोम्स, है ना बेटा। अब देखिए, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा उसकी शेप भी ऐसी होती जाती है बेटा, सेल की भी शेप थोड़ी सी इस टाइप से होती जाएगी।
चलिए जगह थोड़ी सी कम रहेगी, कोई बात नहीं। बात नहीं। ये मेटाफेज। देखिए कुछ मैंने थ्रेड ऐसे बनाए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक एक थ्रेड तो दिखाए हैं जो उसके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। चार होते हैं ना क्रोमोसोम, ठीक है। और कुछ मैंने थ्रेड ऐसे दिखाए हैं जो ऐसी रेज निकल रही हैं, एस्ट्रल रेज निकल रही हैं, यहां तक भी आ रही है, मिड पॉइंट तक भी आ रही हैं, लेकिन ठीक है जैसे रेज होती, वो एस्ट्रल फाइबर है। कुछ मैंने ऐसे दिखाए हैं, ऐसे डॉट 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 पूरे, पता है वो एक एंड से दूसरे एंड तक है कंटिन्यूअस। बीच में क्रोमोसोम, मतलब वो क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, वो तो पूरे हैं ऐसे कंटिन्यूअस। उनका रोल नहीं है लाने में, पकड़ के लाने में उनका रोल है, जो सेंट्रोमियर से अटैच है। किससे अटैच है? सेंट्रोमियर से, है ना। या तुम जानते हो काइनेटोकोर नाम सुना है? काइनेटोकोर। यस सर। क्रोमोसोम में जहां सेंट्रोमियर होता है वहां पे काइनेटोकोर्स होते हैं दो, एक एक क्रोमेटेड के। यहाँ देखो, यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा एक आइडिया, खूब बड़े बड़े से देखना। अब तो क्लियर दिख रहे हैं। यस सर। ये पूरा एक सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर में भाई साहब ये जो हैं दो, ये काइनेटोकोर्स हैं, और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमोसोम दिखा दिया मैंने प्रॉपर, दो क्रोमेटिड के साथ, ठीक है। तो बनाइए इसको। और ये स्पिंडल हो गया, क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। पूरा स्पिंडल अपरेटस ही हो गया, ये माइटोटिक है ना, स्पिंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइटोटिक स्पिंडल विद फाइबर्स। तो बेटा ये तो होती हैं एस्ट्रल फाइबर से एस्ट्रल एज, ठीक है। एक बता दिया मैंने, एस्ट्रल फाइबर्स, जो कैसी हैं, कैसे हैं बेटा, ऐसे रेज के फॉर्म में, है ना। जो इसके क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या बोल रहा हूं मैं? क्रोमोसोमल फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स। या फिर एक और नाम उसका क्रोमोसोमल फाइबर का क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं? क्रोमोसोमल फाइबर को एक और नाम बोलते हैं काइनेटोकोरियल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर तो सारे ही हैं, सारे स्पिंडल फाइबर हैं जो भी नाम बता रहा हूं। ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर के तीन टाइप बता रहा हूं, क्रोमोसोमल फाइबर या काइनेटोकोरियल, या एक और नाम लो, टेक्टाइल फाइबर्स, है ना, या टेक्टाइल फाइबर्स। इनकी वजह से ही तो क्रोमोसोम आई है उस जगह पर। और तीसरे वाले जो फाइबर हैं जो पूरे कंटिन्यूअस है, पोलर फाइबर्स, पोलर फाइबर्स। लीजिए भाई साहब, ये तीन तरीके के मैंने बताया आपको, स्पिंडल फाइबर भी तीन तरीके के बताए हैं मैंने, ठीक है। ये मेटाफेज स्टेज है, चार क्रोमोसोम्स दिखाए हैं जिनके सभी सिस्टर क्रोमेटेड है। अब यही तो बाद में फिर जो दो दो क्रोमेटेड है ना, ये अलग अलग सेपरेट होंगे भी एनाफेज में, एनाफेज में ये अलग अलग चले जाएंगे। क्यों? वो भी क्यों, देखो वो भी क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रोमोसोमल फाइबर है इन्हीं का रोल ज्यादा है। ये जो काइनेटोकोरियल फाइबर है, वो क्या शॉर्टनिंग होती जाएगी, उनकी छोटी छोटी होती जाएंगी। जब उनकी शॉर्टनिंग होती जाएगी, तो ये वहां से जहां से चिपके हुए हैं ना काइनेटोकोर उनके, ये स्प्लिट होके ना सेंट्रोमियर अलग अलग चले जाएंगे, है ना। बन गया ये? अभी बता देता हूँ चलो। तो ये मेटाफेज हो गया। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। किसकी करते हैं बेटा? एनाफेज। टॉपिक आपका थोड़ा जल्दी तब्दी कवर हो जाएगा।
एनाफेज कैरेक्टराइज्ड बाई, मतलब एक बात होती है मेन इसमें कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं इनका सेपरेशन होता है, एक ही क्रोमोजोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स का क्या होता है, सेपरेशन, है ना। वो जो जिसकी वजह से हम बोलेंगे डीएनए आधा आधा हो गया, क्रोमेटिड आधे आधे हो गए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबली एनाफेज ही तो है। लेकिन दिमाग में बिठा लेना, माइटोसिस की जो एनाफेज है उसमें क्रोमोजोम का सेपरेशन नहीं होता, क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि चार क्रोमोजोम में से दो एक सेल में चले जाएं, दो एक में, नहीं, चारों के चारों ही दोनों डॉटर में जाएंगे। ये देख रहे हैं, इसका एक क्रोमेटिड ये इधर आ जाएंगे, एक सबके उधर चले जाएंगे। तो क्रोमेट, क्योंकि एनाफेज में, वो सॉरी, मियोसिस में यहाँ पे अंतर आएगा। मियोसिस में क्रोमोजोम सेपरेट होंगे बेटा, है ना। यहां पर क्या सेपरेट होंगे, क्रोमेटिड्स। क्लियर। तो एनाफेज में एक लाइन लिख लो, करेक्टराइज्ड बाई, एक लाइन लिख दो एनाफेज में, करेक्टराइज्ड बाई सेपरेशन ऑफ, characterized by separation of sister chromatids, sister chromatids, है ना, due to splitting of centromere, due to splitting, SPLITTING, due to splitting of centromere, है ना बेटा। किस कारण से सेपरेट हुए, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, वो डिवाइड, तो अलग अलग चले जाएंगे बेटा। अच्छा, और ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन तो हो गया, और ये मूव किधर को करेंगे, अपोजिट पोल्स। तो एक लाइन लिख दो, these separated chromatids, these separated chromatids move towards opposite poles, move towards opposite poles। ठीक है बेटा, बस ये ना फेज है। तो देखो दिखा देता हूं मैं तुम्हें, तो जोर देख, ये देखो मूवमेंट, है ना बेटा। तो ये इधर को दोनों तरफ अलग अलग पोल्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। बात नहीं, ये पीछे बच्चे, ये और ये छोटी सी जो बच्ची है, जो मतलब है ना, ये छोटे छोटे से बच्चे, बस पता नहीं क्या बतियाते रहते हैं, खाने पीने की बातें करते रहते हैं, बेचारे क्या करें। मतलब चैन नहीं है, नहीं तो देखो। और ये आगे वाले तो, क्योंकि इसीलिए तो पीछे बैठते हैं आके चुपचाप, कि छुपे छुपे बैठे रहे। आगे वाले एकदम अलर्ट रहते हैं, और लड़के भी देखो पीछे बैठे हैं, जान पूछ के, दो एक वो चेयर छोड़ छोड़ के, बेंच, दो तब भी रहेंगे। आप देखो इधर की दो लाइन बिल्कुल बात करती नहीं दिख रही, इधर के बिल्कुल बात करते नहीं दिख रहे, या तो इधर ये लौंडे, या उधर की लाइन, है ना। हाँ भाई, बात क्लियर है। ये एनाफेज है। अब क्या आएगा, टेलोफेज। बताओ, उसको भी देता हूं, देखिए, है ना।
Prophet का opposite. प्रोफेज का अपोजिट। मेन चीज ये है कि दिमाग में रखना है कि प्रोफेज का अपोजिट। Opposite. Yes, तो sir. देखिए क्या होगा टीलोफेज में, ध्यान सुने। पहले तो ये जो सेपरेटेड क्रोमेटेड थे अपोजिट पोल को जा रहे थे, वो अपने गंतव्य तक पहुंच गए। गंतव्य मतलब ठिकाने तक, तो ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल दी थी मैंने, है ना। तो अपने ठिकाने तक पहुंच गए, पोल्स पे अपोजिट पोल्स पर पहुंच गए। एक बात, ठीक है। जब वो पहुंच गए अपने पोल्स पर, उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू में ही, अर्ली टीलोफेज में ही, है ना। और टीलोफेज खत्म होते तो कंप्लीट, और न्यूक्लियोलस भी शुरू। रीअपियरेंस, जैसे डिसअपियर हुए थे ना, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलिज वगैरह बल्जी मैंने बोले थे ना, Yes. वो भी सब आते हैं वापस, जो गायब हुए थे बेचारे। दूसरी बात, तुम्हें पता है कि इंटरफेस से जब प्रोफेज हुआ था तो कंडेंसेशन हुआ था क्रोमोसोम का, दोबारा से डीकंडेंसेशन होगा ये वाली स्टेज एक्वायर करने के लिए। क्या होगा? डीकंडेंसेशन। ये जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये तो यहाँ पे ऐसे थे देखो, है ना। तो वो डीकंडेंस होना शुरू होते होते, खत्म होते होते इसी फेज में जाना है उन्हें। यही फेज लौट के आ जाएगी बाद में, टीलोफेज के बाद में। अच्छा, और चौथी बात, जो साइटोकाइनेसिस है ना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वो भी होगा टीलोफेज में बेटा, स्टार्ट होता है। ठीक है, जिससे कि दोनों, क्योंकि ग्रुप तो बन गए भाई, दोनों ग्रुप तो बन गए, तो साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। दिखा देता हूँ ये डायग्राम। देखिए, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन सा भी मैंने स्टार्ट करते हुए वो दिखा दिया। अभी ये है तो एक ही सेल, दो ने हुई पूरी तरह साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कर दिए थोड़ी सी। Yes, sir. और बेटा रे, दो डॉटर सेल बनेंगी, दो ग्रुप बना रहा हूं मैं, देख लीजिए। अभी बिल्कुल क्रोमेटिन नहीं बनाया है मैंने, देख लो। थोड़े थोड़े से आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है ना, कि चार चार हैं, लेकिन वो थिकनेस कम होती जा रही है, डिकंडेंस होते जा रहे हैं। ये बेस्ट डायग्राम है देखा जाए तो टीलोफेज का, क्योंकि बनाने को देखिए, थोड़ी भी स्टेज हम आगे पीछे कर दें तो अलग अलग डायग्राम बन सकते हैं। टीलोफेज के बन जाएंगे अर्ली, लेट। ठीक है, Yes. अर्ली में कुछ भी कॉन्स्ट्रक्शन भी मत दिखाओ बिल्कुल, ये जो मैंने कॉन्स्ट्रक्शन दिखा दिया है, लेकिन मैटर करता है कि हमें किससे अच्छे समझ में आए। और अच्छा, एक चीज रहेगी भाई, क्या रहेगी यहाँ से मोटे बनाने, न्यूक्लियोलस। एक छोटा सा बोला और आना, तो ऐसे बोल देते हैं, रीअपियरेंस ऑफ एनम एंड न्यूक्लियस। और बेटा, टू डॉटर न्यूक्लियस बनने लगे ना ये भाई, दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे ऐसे अलग अलग एंड पे। और डीकंडेंसेशन, इसी में मैं उसकी कैरेक्टर भी लिख लूँ, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, वो जो क्रोमेटिड थे सिस्टम, ये क्रोमोसोम। और ये स्टार्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस, बरोबर नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे। फाइनली दो डॉटर बन जाएंगी, है ना, टीलोफेज के बाद में इसके दो डॉटर सेल। और मैंने क्या बताया था, डॉटर सेल वो गायब हो गया, वो शुरू में नहीं बताया था कि एक पेरेंट सेल में इतने क्रोमोसोम, इतने क्रोमेटेड। अब वो चीज तो भाई मिट गई, ये नहीं है कि वापस ला सके हम। तो कि इतने 20 होंगे, Yes, sir. तो बेटा 40 क्रोमेटेड होंगे 20 क्रोमोसोम के,
20 पिकोग्राम डीएनए सपोज Yes, करो, sir. तो अब डीएनए कितना कितना 10-10 पिकोग्राम। क्रोमोसोम नंबर 20 ही रहेगा, लेकिन क्रोमेटिड भी 20 ही होंगे अब, पहले जो 40 थे। ये अंतर है। क्लियर है? तो बेटा बस साइटोकाइनेसिस और पढ़ानी रह गई है जरा, बाकी ये माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। इसकी साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कराएंगे, जो प्लांट एनिमल में बताऊंगा अंतर क्या है, और देन फिर मियोसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है? First hour.